प्यारे बच्चों, आज हम जो क्लास 10th है उसका जो चैप्टर है 5th उसके बारे में पढ़ेंगे। 5th चैप्टर शुरू करने से पहले हम प्रतिरूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रतिरूप क्या होते हैं? प्रतिरूप का मतलब होता है पैटर्न। पैटर्न कि पैटर्न क्या होते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में पैटर्न बहुत देखे होंगे। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि एक स्टार है, उसके बाद मैंने 2 स्टार लगा दिए, फिर मैंने 3 स्टार लगा दिए, ये एक प्रतिरूप है। इसके बाद अगर आपसे पूछूं तो क्या आएगा आगे, तो आप बताओगे सर इसमें 4 स्टार आएंगे। क्लियर है? इसी तरह यही क्या होता है, प्रतिरूप होता है, पैटर्न होता है। या मैं एक स्टिक यहाँ लगा दूं, फिर एक स्टिक आगे बढ़ा दूं इससे, फिर एक स्टिक और लगा के आगे बढ़ा दूं। अगर फिर आपसे पूछूं तो बेटा क्या आएगा, तो आप बताओगे सर एक स्टिक ऐसे थी, फिर ऐसे थी, यहाँ से एक स्टिक हम आगे शुरू कर देंगे। अच्छा, तो इसी तरह अगर मैं करूं कि आपके पास एक टॉफी है, ठीक है, फिर मैंने आपको एक टॉफी और एक टॉफी और दे दी, फिर आपको एक टॉफी और दे दी, तो आप कहोगे कि सर फिर आप क्या करोगे, एक टॉफी और हमें दे दोगे। इस तरह से ये पैटर्न होता है। अभी ये देखिए कुछ पैटर्न, ये तो हमारे इस तरह से देखिए, ये ट्रायंगल है, सर्कल है, फिर मैंने ट्रायंगल लगाई, फिर आपसे पूछूं क्या आएगा, आप कहोगे सर सर्कल आएगा। ये इस तरह से इस पैटर्न को पूरा किया जाता है। अगर मैं यहाँ एक स्टिक लगा दूँ, फिर 2 लगा दूँ, फिर 3 लगा दूँ, फिर 4 लगा दूँ, आपसे पूछूं क्या आएगा, आप कहोगे सर 5 स्टिक से बनी एक आकृति आ जाएगी। चलिए, अब मैं पहले 1 लिखूं, फिर 3 लिखूं, फिर 5 लिखूं, फिर 7 लिखूं, तो आपसे पूछा जाए क्या आएगा, बच्चों आप बताओगे सर 9 आएगा, क्योंकि एक एक छोड़ के हम लिखते जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ कह दूँ 1, 4, 9, 16, अगर इस तरह से पूछ लो कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो प्यारे बच्चों आप क्या सोचोगे इसके बारे में? आप सोचोगे कि यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, और ये वर्ग नजर आ रहे हैं। तो पहला 1 का वर्ग, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, इस तरह से आपके पास वर्ग है। तो आगे 5 का वर्ग आएगा, फिर 6 का वर्ग आएगा। इस तरह से ये प्रतिरूप यानी कि पैटर्न होते हैं। इन हमने जो प्रतिरूप पढ़े हैं, उन प्रतिरूपों के बाद उन्हीं प्रतिरूपों से हम कुछ श्रृंखलाएं बनाते हैं। जैसे 1, 1, 5, 9, 13, इस तरह से 1, 8, 27, 64, इस तरह से -1, 0, 1, 2, इस तरह से। सात, 9, 12, 16, 21, इस प्रकार से 1, 3, 7, 14, कुछ इस प्रकार से।
100, 50, 0, -50, 10, 7, 4, 1। ये हमारे पास कुछ श्रृंखलाएं हैं बच्चों। इन श्रृंखलाओं में हम आगे बढ़ना चाहें तो किस तरह बढ़ा जाएगा। जैसे ये श्रृंखला है और ये है, हम चेक करते हैं कैसे बढ़ा जाए। इन सभी श्रृंखलाओं में ये पहला पद होता है, पहला पद, इसको पहला पद बोला जाएगा, और ये दूसरा, तो ये तीसरा, और ये हमारे पास चौथा पद कहलाएगा। अगर मैं इनको ध्यान से नाम दूं तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। मैं यहाँ कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करूँगा कि ये कैसे आया। मैं यहाँ देख रहा हूँ इन दोनों को कि यहाँ ये इससे 4 ज़्यादा है, यहाँ ये इससे 4 ज़्यादा है, यहाँ भी ये इससे 4 ज़्यादा है, परंतु यहाँ देखा जाए तो ये 7 ज़्यादा है और ये 19 ज़्यादा है। इनमें तो कोई सिस्टम नहीं बन रहा। यहाँ देखा जाए तो ये 1 ज़्यादा है, ये भी 1 ज़्यादा है, ये भी 1 ज़्यादा है। यहाँ देखा जाए ये 2 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ये इससे 5 ज़्यादा है। यहाँ देखा जाए ये 2 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है और ये 7 ज़्यादा है। इसमें से ये -50 कम है, ये भी -50 कम है और ये भी -50 कम है। यहाँ से देखा जाए कि ये 3 कम है, ये भी 3 कम है और ये भी इससे 3 कम है, तो माइनस लग जाएगा। जब हमारे पास ऐसे ही जो श्रृंखलाएं आती हैं और उनमें हमें चेक करना होता है कि अगले वाली श्रृंखला कैसी आएगी, तब हम यहाँ कार्य करते हैं कि हमारे पास जो ये श्रृंखलाएं दे रखी हैं इनमें कुछ जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग करके अगली श्रृंखला में लेके आ सकते हैं, श्रृंखला का जो अगला पद लेके आ सकते हैं। ये जो श्रृंखलाएं होती हैं ये इस प्रकार से होती हैं, पहला पद, इसमें दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, उसके बाद ऐसे ही पद चलते रहते हैं। हमें जो पद दे रखे हैं उनसे आगे वाला पद निकालना है, तो किस प्रकार निकलेंगे? या तो ये जुड़ सकते हैं, या घट सकते हैं, भाग हो सकते हैं, वर्गमूल हो सकते हैं, जो भी मैथ में लॉजिक बन सकते हैं हमारे, उन सभी से बन सकते हैं। परंतु ये हमारा चैप्टर में केवल एक ही तरीका है, जो है समांतर श्रेणी वाला तरीका। यहाँ हमारे पास समांतर श्रेणी की जो डेफिनेशन दे रखी है, समांतर श्रेणी की क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है, वह अनुक्रम यानी कि श्रृंखला जिसमें प्रत्येक अगला पद, यानी कि अगले पद की बात कर रहा है। जैसे ये श्रृंखला हमारे पास अनुक्रम है A1, A2, A3, A4। पहले पद को छोड़ के, यानी कि जो ये पहला पद है इसको छोड़कर पूर्ववर्ती पद, पिछला पद में एक निश्चित संख्या जो धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है या शून्य भी हो सकती है, या शून्य भी हो सकती है, को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। या फिर जैसे समांतर, समांतर का मतलब है समान अंतर, समान अंतर, यानी कि हर एक अगला पद अपने पिछले पद में से घटाया जाए या जोड़ा जाए तो क्या हो जाए, समान अंतर। समान अंतर का मतलब है यानी कि जो हमारे पास अगला पद है ये, इसमें से पिछला पद घटाया जाए या इसमें से इसका पिछला पद घटाया जाए, इसमें से इसका पिछला पद घटाया जाए, तो अंतर क्या है, समान आए। कहने का मतलब है A2 - A1 कर दो,
या A3 माइनस A2 कर दो, या A4 माइनस A3 कर दो। इसी तरह से लास्ट में हम चलेंगे। मान लीजिए हमारे पास n पद हैं, उसमें से उससे पीछे वाला n में से कटेगा, सब का अंतर समान है। हम मान लेते हैं वो अंतर क्या होगा, d समान अंतर है, तो इसको क्या बोलेंगे, सारव। सारव का मतलब सभी का अंतर, सभी का अंतर ये समान है। क्या ये समान, तो ये यहाँ क्या होगा, d हमारा सारव अंतर कहलाएगा। जो समांतर श्रेणी हमारे पास दे रखी है वो किस तरह की है, वो इस तरह की है, A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा, इस तरह से। अब हमारे पास ये भी दे रखा है A2 माइनस A1, वो किसके बराबर है, D के, या डेफिनेशन के हिसाब से। तो दूसरा क्या होगा, A3 माइनस A2 दे रखा है, वो क्या है, D के बराबर है। और जो A4 माइनस A3 दे रखा है वो क्या है, वो भी D के बराबर है। तो यहां से अगर मैं A2 की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, A1 को जोड़ दो या माइनस A1 को अपने लेफ्ट साइड ले जाओ, तो A2 की वैल्यू क्या बचेगी, D प्लस A1। यहां से हमारे पास क्या मिलेगा, अब A2 को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, क्या बचेगा, A3 के किसके बराबर है, A2 प्लस D, और A2 की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये रही A प्लस D प्लस ये वाली D। तो हमारे पास क्या होगा, तो A ऐसे कैसा, 2 बार D है तो 2D हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास A4 की वैल्यू क्या आएगी, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, A4 क्या होगा, A3 प्लस D, यानी कि A3 की वैल्यू क्या है, A प्लस 2D, और ये D एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो 2 और 1 3D हो जाएगा, A1 ऐसे कैसा 3D। बच्चे ध्यान रखना, A1 को मैं A के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ, A के रूप में, क्योंकि पहला पद है, A1 कह लो। तो हमारे पास इस तरह से जो ये हमारे पास वैल्यू मिलती है, इसको हम अगर ध्यान से लिखें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा A के ही बराबर, और जो A2 है वो क्या आएगा, A प्लस D के बराबर, और जो A3 है वो क्या आएगा, A प्लस 2D के बराबर, और जो A4 है वो हमारे पास क्या मिलेगा, A प्लस 3D के बराबर। A4 कैसे आया, हमारे पास ये आया A4। तो हम यहाँ देखिए, यहाँ A1 है जिसको हमने A के इक्वल रखा, A2 है वो A प्लस D के बराबर, A3 A प्लस 2D के बराबर, A4 A प्लस 4D के बराबर। अब यहाँ इसमें जो पहले वाली जो संख्या है A1, ये वाली A1 A के बराबर है, इसमें D नहीं है। तो मैं अगर ध्यान से देखूं, यहाँ 4 है हमारे पास, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको इन सभी में 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी कि सभी में क्या आ रहा, अंतर 1 आ रहा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A प्लस 4 में से 1 घटा दूं तो मेरे पास 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार 3 में से 1 घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर 1 में से 2 में से 1 घटा दूं, A में से A प्लस 2 माइनस 1 D आ जाएगा। और यहाँ इसका भी क्या हो जाएगा, A प्लस 1 माइनस 1 D। यहाँ देख रहे हो आप, किसकी वैल्यू है, A की, ये किसकी वैल्यू है, A2 की, ये किसकी वैल्यू है, A3 की, और ये वैल्यू है A4 की। अब हमने इस रूप में लिख दिया कि A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1, 3 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1, और साथ में D लगता रहेगा। 2 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस
2 माइनस 1 डी। और ए को कैसे लिख सकते हैं, ए वन को हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस 1 माइनस 1 डी, यानी कि 0 डी हो जाएगा, डी गायब हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि A5 को कैसे लिखूं, इसको ध्यान में रखते हो, कैसे लिखूं सोचो। हाँ बिल्कुल सही, आप लिखोगे ए प्लस जितना यहां दे रखा है उसमें से एक घटा के मैं लिख दूंगा। और A6 लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, ए प्लस, बोलो साथ में, 6 माइनस 1 डी। अगर मैं यहां 100 लिखना चाहूं तो कैसे लिखूं, ए प्लस 100 माइनस 1 डी। अगर मैं यहां 999 लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, एक 999, यानी कि 999 वाला पद क्या होगा, ए प्लस 999 माइनस 1 डी। अगर मेरे पास मुझे सब जर्नल निकालना तो क्या होगा, ए एन, एनुआ पद। ए एन का मतलब होता है एनुआ पद, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे ही एनुआ पद। एनुआ का पद का मतलब कोई भी जर्नल पद, यानी कि कोई भी सामान्य पद ले लेंगे हम, एन की जगह जो वैल्यू रखेंगे वही पद आ जाएगा। तो वो कैसे लिखेंगे, कंफ्यूज मत हो, क्योंकि जब 99 था 999 तो हमारे पास क्या था, 999 में से एक गया, जब 100 था तो 100 में से एक गया, 6 था तो 6 में से एक गया, 5 था तो 5 में से एक गया। तो n है तो n में से क्या जाएगा, एक, और d, ये हमारा जर्नल पद निकलाता है ए एन, एनुआ पद। और इसी के लिए हमारा कार्य बनता है। अब AP को कैसे लिख सकते हो, AP A1 A2 A3 A4। AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी। AP जो AP होती है ना, AP, इसको समांतर श्रेणी का शॉर्ट रूप लिखा जाता है, क्योंकि A का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, P का मतलब होता है प्रोग्रेशन इंग्लिश में। तो A पहला उठा लिया, P दूसरा उठा लिया, तो शॉर्ट फॉर्म होगी AP। समांतर श्रेणी को हमें AP बोल देंगे, समांतर श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, AP। तो AP का मतलब यही हो। अब देखिए अगर ध्यान से हम लिखें तो क्या होगा, A, पहले पद को A, दूसरे पद को A प्लस डी, तीसरे पद को A प्लस 2D, चौथे पद को A प्लस 3D। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2 माइनस 1 डी, A प्लस 3 माइनस 1 डी, और A प्लस 4 माइनस 1 डी। और इसी तरह चलते चलते अगर हम चलते चलते nवें पद पे चला जाए तो nवां पद क्या होगा हमारा, A प्लस n माइनस 1 डी। ये था बच्चों बेस, इस जो एक्सरसाइज है इसका बेस था। और इसमें ध्यान रखना है बच्चों, हमारे पास क्या है, ए क्या है, प्रथम पद, पहला पद। डी क्या है, सार्वंतर। अब बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान, एन क्या है, नंबर ऑफ पद, जितने पद हमें चाहिए। अब बच्चों ध्यान रखना आपको, एपी कब होगी, जब उनका अंतर क्या होगा, समान होगा। एपी कब होगी, जब उनका अंतर समान होगा। यानी कि कोई भी श्रृंखला इस प्रकार से दे रखी है और हमारे पास क्या है, जो श्रृंखला है उसमें क्या होगा, जो अंतर होगा वो सभी का समान होगा। क्या होगा, समान अंतर होगा। अगर समान सभी का अंतर नहीं है तो वो समांतर श्रेणी भी नहीं है। अगर अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी है, अदरवाइज वो समांतर श्रेणी नहीं है। अगर हमारे पास ए पहला पद दे रखा है और डी भी दे रखा है, यानी कि सार्वंतर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सभी समांतर श्रेणी के अगले पद निकाल लेंगे। अगर हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है तो हम उसमें पहला पद मिल जाएगा और हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो हमारे पास डी भी मिल जाएगा और हम आगे वाले पद निकाल लेंगे। जब हमारे पास ए और डी होगा
तो हम आगे के सभी पद निकाल लेंगे, जो भी पद वो बोलेगा। तो बच्चों ये थी हमारे पास समांतर श्रेणी की जो बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक था वो ये था। अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चनों पे चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये है प्रश्न 1 में, जो हमारे पास इसमें समांतर श्रेणी की जो श्रृंखलाएं या सूची बनती है वो बनती है भी है या नहीं है। तो पहला पार्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जब कि किराया पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या होगा, 8 रुपये है। तो आपको मान दिया है 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया वो कितना है, 15 रुपए। ये हमारा A1 है। और 2 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए किराया वो कितना हो जाएगा, उसने कहा है कि 8 रुपये प्रति किलोमीटर अतिरिक्त है। अतिरिक्त का मतलब ज़्यादा, यानी कि पहले 15 था और 8 रुपये अगले किलोमीटर का, यानी कि ये कुल 23 हो जाएगा। और ये हमारे पास A2 आ जाएगा दूसरा पद। और 3 किलोमीटर के लिए, 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, किराया पिछले में 8 जुड़ जाएगा, यानी कि जो पीछे वाला किराया 23 था उसमें पर किलोमीटर 8 जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 31 रुपए। और पहले में भी रुपए आएगा, ये क्या आ जाएगा A3। अब A4, A4 क्या होगा, 4 किलोमीटर का के लिए किराया। देखिए इसने कहा है प्रति किलोमीटर अतिरिक्त 8 रुपये लगेगा, तो पहले किलोमीटर में कितने लगे थे, इससे पहले 3 किलोमीटर में 31 और 8 फिर से जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 39 रुपये। तो AP नहीं बनेगी, पहले हम क्या लिखेंगे, श्रृंखला के पद लिखेंगे, A1 A2 A3 A4 इस तरह से। अब इसकी जगह कितना था 15, नेक्स्ट की जगह कितना था 23, उससे नेक्स्ट 31, उससे नेक्स्ट 39। अब हमें चेक करना है क्या ये AP है या नहीं। देखिए हमने क्या चेक करना, जब AP है या नहीं के लिए तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी कि 23 माइनस 15 कितना आया 8। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, ये सभी पद जितने पद दे रखे हैं उनके लिए करना होगा, तो कितना होगा 31 माइनस 23 वो भी 8। और फिर क्या आएगा, यहाँ हमारे पास A4 माइनस A3 वो क्या आएगा 39 माइनस 31 वो भी 8, यानी कि अंतर क्या आ रहा है, अंतर है जो वो क्या है समान है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये AP है। तो ये AP की श्रृंखलाएं आपके पास क्या है, जो AP है वो हमारे पास इस प्रकार से है, पहला 15, दूसरा 23, फिर 31, 39 और इस प्रकार से आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिलेंडर में मौजूद हवा की मात्रा जब एक वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप क्या होता है, खींचने वाला पंप होता है, एक बार में सिलेंडर से शेष हवा का कितना निकाल लेता है, ये 1/4 निकालता है। यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा बहुत, यानी कि जो सिलेंडर में जितनी भी हवा होती है उसमें से क्या निकाल लेगा, 1/4 भाग उसका बाहर निकाल लेगा। तो हम इसको दो तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक तो हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर, दूसरा हम कोई एक्स मानकर। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर करेंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर एक्स वैल्यू लेकर चलेंगे तो बच्चों को थोड़ा समझने में मुश्किल होगी। तो मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेता हूं, माना सिलेंडर में मौजूद हवा मान लीजिए वो 100
है। सो जिस भी वेट के हिसाब से ये मानना चाहे उसी के हिसाब से 100 है। तो ये हमारा पहला पद हो गया। अभी एपी का पहला पद नहीं है, हम चेक कर रहे हैं कि ये पहला पद है। अब वैक्यूम क्या करता है, वैक्यूम द्वारा निकाली गई हवा कितनी निकालेगा, जितनी हवा मौजूद है उसका 1/4 हिस्सा निकाल देता है। यानी कि ये इस पे क्या होगा, 25 आ जाएगा, और ये 25 निकाल दी हवा। अब जो सिलेंडर में मौजूद हवा कितनी होगी, सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर में मौजूद हवा, देखिए बच्चों, पहले हमारे पास सिलेंडर के अंदर 100 हवा थी, अब 25 तो बाहर निकल गई, इसका मतलब निकल गई तो घटाना पड़ेगा। अब हमारे पास हवा कितनी है, 75 है। ये हमारे पास A2 बन जाएगा, दूसरी श्रृंखला। अब जो वैक्यूम है फिर वही काम करेगा, क्या करेगा, जितनी भी इसके अंदर हवा बची है वैक्यूम द्वारा निकाली गई हवा कितनी हो जाएगी, जितनी सिलेंडर में हवा बची है उसका 1/4, यानी कि ये कटता है, नहीं कटता, तो 75/4 ये इसकी हवा निकाल देगा। अब सिलेंडर में कितनी हवा बचेगी, सिलेंडर में मौजूद हवा, कितनी हवा बचेगी, 75 तो पहले थी और 75/4 उसने निकाल दी। तो हम जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तो ऐसे कैसा, 75 की 4 से गुणा, 5 के 20, 28 और 2 30, माइनस 75 कितना बचेगा, 225/4। तो अगर हम श्रृंखला के पद देखें, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, वो क्या है, वो हमारे पास इस प्रकार से हैं, पहला 100, दूसरा 75, तीसरा 225/4। जब हम देखिए, जब 75 में से 100 घटाते हैं यानी कि A2 माइनस A1, तो क्या होगा, माइनस का 25, फिर A3 माइनस A2 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 225/4 माइनस का 75। अब एलसीएम लेंगे, ये 225 माइनस 300/4 कितना आ जाएगा, -75/4। अब देखो, यहां तो हमारे पास 25 आंसर आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, यहां 75/4 आ रहा है माइनस का, यानी कि अंतर क्या है, अंतर बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब AP नहीं है, AP नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद कुआं खोदने की लागत अपने पहले मीटर के लिए 150 रुपये, प्रति बाद के मीटर के लिए क्या है, 50 रुपये बढ़ जाती है। मान लीजिए खुदाई करवानी है, उसके बाद जितने अंदर गहराई में जाते जाएंगे 1-1 फुट बढ़ता चला जाएगा। ये क्वेश्चन किस जैसा है, वही है जैसा अब टैक्सी का किराया के लिए था कि पहले किलोमीटर के लिए 15, प्रत्येक के लिए 8-8 जुड़ता रहेगा। ऐसे ही इसमें पहले के लिए हमारे पास 150 आएगा, फिर प्रति मीटर के लिए 50 बढ़ता चला जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा दूसरे किलोमीटर के लिए, मीटर के लिए। तीसरे के लिए 200 प्लस 50 आ जाएगा, क्योंकि 200 इनका बनता है, फिर ये तीसरे के लिए आएगा, ऐसे ही 250 प्लस 50 आ जाएगा, ये चौथे मीटर के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास AP बन जाएगी ये, और जब आप घटा के देखोगे ये श्रेणी क्या होगी, AP ही होगी। नेक्स्ट देखिए, हर साल खाते में धनराशि कितनी है, जो धनराशि हमारे पास 10,000 है, 8% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से जमा होती है।
हर साल। देखिए मूल, हमारे पास मूलधन है, जो मूलधन यानी कि राशि, राशि कितनी है, धनराशि है जो, वो 10,000 रुपये है। और दर क्या दे रखी है, दर दे रखी है 8% चक्र वृद्धि, चक्र वृद्धि दे रखी है, समय अनुसार चलता रहेगा। तो है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन होता है, और ये मिश्र धन ही निकलता है पहले वर्ष के लिए। कितना मिश्रधन होगा, वो होगा 1+8/100, और समय एक ही रहेगा, पी का मतलब 10,000। जब हम इसको करेंगे सोल्व, तो ये हो जाएगा 108/100 गुणा 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और आंसर आ जाएगा इसका 108 और 2 जीरो 7 में, यानी कि 10,800 पहले वर्ष के लिए, यानी कि इसको A1 मान लेंगे। दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, 2 वर्षों के लिए मिश्रधन हमारे पास होगा 1+8/100, शक्ति क्या होगी 2 गुणा 10,000, फिर 108 भाग 100 गुणा 108 भाग 100 गुणा 10,000, ये भी 10,000 बनता है। 10,000 से 10,000 हम क्या करेंगे, काट देंगे, और उसके बाद फिर इसकी गुणा करेंगे हम 108 की गुणा किससे करेंगे, 108 से, वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 11,664 रुपये, 11,664 रुपये। अब तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा, तीसरे वर्ष के लिए हमारे पास 1+8/100, उसकी पावर 3 हो जाएगी, और 10,000 की गुणा, यानी कि 108/100 गुणा 108/100 भाग गुणा 108 भाग 100 गुणा 10,000, इनसे तो कट जाएगा 10,000। जब इनकी गुणा करेंगे और भाग 100 देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12,597 रुपये 12 पैसे। इस तरह से ये हमारे पास 3 क्या हो जाएंगी, किसी श्रृंखला के पद हो जाएंगे, यानी कि A1 A2, दूसरी 11,664, तीसरी 12,597.12। जब आप निकालते हो इनका अंतर, A1 और A2 का अंतर निकालोगे, क्या होगा, A2 माइनस A1, वो होगा 11,664 माइनस कितना आ जाएगा, कि जो 11,664 है उसमें से 10,800 घटाएंगे, तो क्या आंसर बचेगा, 864। और फिर हम क्या करेंगे, 12,000 यानी कि A3 माइनस A2 क्या करेंगे, 12,597 रुपये 12 पैसे, इनकी 12,597 रुपये 12 पैसे में से 11,664 घटाएंगे, कितना, 11,664 घटाएंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 933 रुपये हमारे पास
12 पैसे बचेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ ये अंतर 933 रुपये 12 पैसे है और ये 864 है। अंतर क्या है? डिफरेंट है, अलग है, इसलिए क्या होगा, इनका जो अंतर होगा वो समान नहीं होगा, तो ये एपीबी नहीं होगी। क्या करेंगे? अंतर क्या है? अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, तो एपीबी